चलिए, अभी हमने जो है हिमालयाज के फॉर्मेशन, उसकी सिग्निफिकेंस और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर, उसका रिलीफ फीचर है उसको समझा। अभी हम सेकंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया को कवर करेंगे, दैट इज द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जब हम प्लेन्स ऑफ इंडिया का जिक्र करते हैं, जैसे ये डायग्राम आप मेरे समक्ष देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बहुत ब्यूटीफुली ये सारे पीक्स, ये सारे सिस्टम, ये हिमालयाज और उसके बाद किस तरह से अलग अलग बाउंड्री लाइन, बाउंड्री फॉल्ट लाइंस हैं, उन सबको डिपिक्ट किया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेट हिमालयस है, ग्रेट हिमालयस के बाद बियॉन्ड दीज ग्रेट हिमालयस वी आर हैविंग कि लद्दाख रेंज है हमारे पास, जास्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है, काराकोरम रेंज है, उसके बाद हमारा तिब्बतन प्लेट्यू है और इन सब के बीच में हमारा ITSZ इंडो सैंको स्विचर जोन है। उसके बाद हिमालयस के इस तरफ जब इंडिया वाली साइड पे आते हैं, वी आर हैविंग दी थ्री रेंजेस, लेसर हिमालयस, आउटर हिमालयस एंड इंडो गंगा प्लेन्स, और इनके बीच में ही फॉल्ट लाइंस बनी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है। जब भी आप हिमालयस का डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम भी जरूर बनाएंगे जिसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ हिमालयस को डिपिक्ट किया गया है, राइट। तो जब हम ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को बोलते हैं, कुछ इस तरह से ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया दिखते हैं कि हिमालय से लाए हुए डेब्रिस से ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया बने हैं। इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को अगर आप देखा जाएगा तो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सिंध टू ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश एंड आसाम, वहां तक ये स्ट्रेच्ड हैं। तकरीबन 3200 किलोमीटर की इनकी लेंथ है और 150 से 500 किलोमीटर, वेरी करती है जगह जगह पे, 150 से 500 किलोमीटर की इनकी विड्थ है। अगर आप देखोगे कि इनकी विड्थ इस तरफ थोड़ी सी जाके कम भी हो जाती है बिकॉज वी आर हैविंग मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू मैंने कल भी बताया था, इट इज द आर्कियन एंड it has been formed from the rocks of Archean and Dharwad system. That's why it is rich in mineral deposits. और ये एक रिजिड लैंड मास है जिसकी वजह से अगर आप देखोगे, हमने कई बार पढ़ा है कि the width of शिवालिक has been shrink in the eastern part of India because of the presence of this मेघालय प्लेट्यू। ये मेघालय प्लेट्यू एक ठोस पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का। जब ये यूरेशियन प्लेट के साथ जाके टकराता है तो वहां पे ये शिवालिक की विड्थ को भी घटा देता है और वहीं पे ही ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की विड्थ को भी घटाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये विड्थ मैक्सिमम है हमारे पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान वाले एरिया में, जहां 500 किलोमीटर की भी विड्थ देखने को मिलती है। तो एक ये कॉन्टिन्यूअस वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्टाइल एलुवियल ट्रैक्ट है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। इट हैज बीन ड्रेन्ड बाय सीरीज ऑफ रिवर्स। अगर आप इस हिस्से में देखते हैं जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, हियर इट हैज बीन ड्रेन्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, फिर गंगा, यमुना एंड द ट्रिब्यूटरीज एंड द रिवर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये तीन माइटी रिवर्स हैं हिमालय से जो ओरिजिनेट होती है और ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को ड्रेन करती हैं। इन रिवर्स की ही सॉइल के डिपोजिशन से, जैसे आप यहाँ पे देखोगे टेथिस जियोसिंक्लाइन जो बना है इन्हीं सॉइल के डिपोजिशन से जाके फिल हुआ था, राइट। तो दिस इज हाउ दीज ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज कम इनटू शेप। अगर इनका शेप देखोगे तो ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का मलबा भरना शुरू हो गया था, मायोसीन से ये स्टार्ट हो जाता है और आगे प्लिस्टोसीन तक इसका इंपैक्ट देखने को हमें मिलेगा। ग्रेट, क्लियर। अब इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे जब रिवर्स उतरती है पहाड़ से, रिवर उतरते हुए जब एकदम से आपका चैनल ग्रेडियंट बहुत कम हो जाता है तो बड़े बड़े बोल्डर्स को डिपॉजिट कर दिया जाता है फुट हिल्स पे ही। जब बड़े बड़े बोल्डर्स को फुट हिल्स पे डिपॉजिट किया जाता है तो बड़े बड़े पत्थरों में अगर आप देखोगे उनकी पोरोसिटी हाई है, इंटरस्पेसिंग ज्यादा है, तो रिवर इतने बड़े पत्थरों के ऊपर बहुत रेयर है कि चल पाती है। तो मैनी अ टाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व द रिवर हैज गॉन अंडरग्राउंड, तो वो पत्थरों के नीचे बह रही होती है और ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं। ऐसे प्लेन्स को बोला जाता है भाबर प्लेन्स। इन भाबर प्लेन्स में सॉइल फॉर्मेशन नहीं होता, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे अगर पैदा हो पाएंगे तो बड़े बड़े ट्रीज होंगे जिनकी रूट्स बहुत डीप होगी, जहां से वो पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दिस पर्टिकुलर प्लेन्स आर डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन एंड दीज टाइप ऑफ प्लेन्स आर फाउंड ऑन दी फुट हिल्स ऑफ हिमालय। से एक पैरेलल फुट हिल्स में, जैसे अगर ये सारे हिमालयाज हैं हमारे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इन हिमालयाज के बिल्कुल फुट हिल्स में आपको देखने को मिलेंगे भाबर प्लेन्स, जो कि बहुत ही वाइड एरिया नहीं होता है। इन भाबर प्लेन्स के बाद जैसे ही रिवर आगे की तरफ को जाएगी, नाउ द रिवर विल अपीयर, हम ऐसे शब्दावली यूज करेंगे, इन द भाबर प्लेन द रिवर विल डिसअपीयर और इट विल गो अंडरग्राउंड। बट इन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द तराई प्लेन्स, these plains has been named as तराई plains. In the तराई plains the river will reappear over the surface, और क्योंकि अचानक से रिवर रीअपियर होगी
तो आप देखोगे कि वहां पे बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फौना डिपॉजिट हो जाता है और वेजिटेशन, और यही तराई प्लेन्स है जहां पे दलदली जमीन बनती है। और यहाँ पे क्योंकि जो है इम्पेयर्ड ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, तो पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। और दीज प्लेन्स आर वेरी वेरी फर्टाइल एंड आर फिट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन एंड राइस इन द रीजन ऑफ पंजाब, इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। दीज प्लेन्स आर यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड शुगर केन, क्योंकि यहाँ पे जमीन और पानी बहुत ज्यादा है और ये दो क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको वाटर रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। तराई प्लेन्स अगर आप देखोगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पे ब्रह्मपुत्र वाला पार्ट है, यहाँ पे तराई प्लेन्स बहुत ज्यादा वाइड हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी, बारिशें बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको पता है कि मानसून के सीजन में जहां पे मेघालय है और ये वाले जो सारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे रेनफॉल का क्वांटम थोड़ा हाई है, तो तराई प्लेन्स यहाँ पे ज्यादा हैं। जहां पे तराई प्लेन्स है वहां पे फॉरेस्ट होंगे, जहां पे फॉरेस्ट होंगे वहां पे फ्लोरा है तो फौना होगा, और यहीं पे ही सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एफर्ट होंगे। तो इसलिए दीज तराई प्लेन्स आर द साइट ऑफ नेशनल पार्क। नॉर्थ इंडिया में अदरवाइज ज्यादा नेशनल पार्क नहीं है, क्योंकि नेशनल पार्क कहां पे होंगे, जहां फॉरेस्ट होंगे। नॉर्थ इंडिया में तो प्लेन्स है। प्लेन्स अगर आपको, हमने हिस्ट्री से मैं कई बार आपको रिलेट करके बताता हूं, जब मगध एम्पायर हुआ है, महाजनपदा हुआ है, रिक वैदिक एज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सारे सिविलाइजेशन इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में ही फ्लरिश हुए हैं। इसलिए इन सिविलाइजेशन में फॉरेस्ट को काट के फील्ड्स को तैयार किया गया, एग्रीकल्चर के लिए तैयार की गई जमीन को, इसलिए फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं है। क्योंकि इन प्लेन्स में फॉरेस्ट नहीं है, इसलिए अगर आप देखोगे द परसेंटेज शेयर ऑफ फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा इज वेरी वेरी लो, क्योंकि ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है। क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, प्लेन्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है, तो आप देखोगे ट्राइबल्स भी इन सारे स्टेट्स में लीस्ट हैं, क्योंकि ट्राइबल्स आर एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट। तो इस तरह से आप चीजों को कोरिलेट कीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया विच आर मेंट फॉर एग्रीकल्चर, और यही पुराने एंशिएंट सिविलाइजेशन की नींव भी इन्हीं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में रखी गई थी, तो यहीं पे ही हमारे तराई प्लेन्स है। तो जितने भी आपके कंजर्वेशन एफर्ट चलेंगे, अब जैसे पंजाब में पठानकोट वाला जो रीजन है, होशियारपुर वाला रीजन है, ये यही तराई प्लेन्स के एग्जाम्पल है, जहां पे फील्ड्स को राइस एंड शुगर केन के लिए तैयार किया गया। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पंजाब में ऑल्दो सारे लैंड को ऑलरेडी यूज कर लिया गया था, यही वो नए वर्जिन लैंड से जिनको ऑक्यूपाई किया गया ड्यूरिंग द एरा ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हेन इट कम्स टू द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वहां पर भी इन प्लेन्स को खाली करवाया गया, जहां पे डिस्ट्रिक्ट हैं पीलीभीत और ये वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पे अब यहीं पे ही नेशनल पार्क्स बनेंगे। आप जैसे उत्तराखंड में देखोगे ये प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं, और यहीं पे ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहीं पे ही आगे इन प्लेन्स में जाओगे तो यूपी के अंदर दुधवा नेशनल पार्क है, बिहार में जाओगे तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ये जो सारे नेशनल पार्क हैं ये लाइन से तराई प्लेन्स में है। आप आसाम के अंदर घुस जाओ, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क आर लाइंग ऑन दी तराई प्लेन्स ऑफ आसाम। तो आप देखोगे नेशनल पार्क सारे तराई प्लेन्स के साथ एसोसिएटेड है इन द नॉर्थ इंडिया। अदरवाइज इन द नदर्न इंडिया दीज प्लेन्स आर डिवॉइड ऑफ एनी नेशनल पार्क और दी फॉरेस्ट बेल्ट, राइट। तो इस तरह से आप देखोगे भाबर प्लेन से आगे गए तराई प्लेन्स आर नोन फॉर फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क्स एंड एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। उससे आगे चले जाओगे, अब रिवर कैसे चल रही है, इस तरह से, ये गंगा है, ये आगे की रिवर्स है, घग्गर है, मान लो गोमती है, कोसी है, महानंदा है, इस तरह से रिवर्स चल रही हैं। रिवर्स के जो बिल्कुल साइड वाले इलाके हैं, जहां हर साल रिवर का पानी पहुंचेगा और फ्लडिंग करेगा और सॉइल को रिचार्ज करेगा, उसके न्यूट्रिशन को रिफ्रेश करेगा, ऐसे प्लेन्स को जो बिल्कुल रिवर के एडजेसेंट है, ऐसे प्लेन का नाम रखा जाएगा खादर प्लेन्स। आप देख सकते हैं नदी के बिल्कुल पास में प्लेन्स है, खादर प्लेन्स। लेकिन नदी जैसे धीरे धीरे अपनी डेप्थ बढ़ाती है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, पहाड़ों पे चले जाओ, आप देखोगे पहाड़ों पे बहुत ऊंचाई पे भी आपको ना राउंडेड पेबल्स मिलेंगे। आप कभी जिन लोग खेतों से वास्ता है, जिनका एग्रीकल्चर करके देखो, तो आप देखोगे खेतों में खुदाई करो तो आपको राउंडेड पेबल्स मिलेंगे। अब देखो दूर दूर तक कोई नदी नहीं है, नदी बहुत नीचे खाई में बह रही होगी, तो इतने ऊपर राउंडेड पेबल्स कहां से आया? कभी रिवर्स उस हाइट पे चल रही होगी जहां आज आपका घर और खेत है। मिलियंस ऑफ ईयर्स में रिवर्स ने अपनी डेप्थ को बढ़ाया है, नीचे चली गई है। आज रिवर में फ्लड आता है तो आपके खेतों को कोई फर्क नहीं पड़ता पहाड़ों में, क्यों? क्योंकि नाउ दीज फील्ड्स आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दीज रिवर्स। ऐसे प्लेन्स को जो अब रिवर्स का पानी जहां नहीं पहुंच पाता, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले रिवर उसी प्लेन में बहती थी, आज रिवर्स यहां बह रही है, तो मींस रिवर के जो अब वो प्लेन्स तक पानी नहीं पहुंचता है, मींस द सॉइल कुड नॉट बी रिचार्ज्ड नाउ। ऐसे प्लेन्स को जहां जो रिवर की रीच से बाहर जा चुके हैं,
ऐसे प्लेन्स का नाम रखा गया है भंगार प्लेन्स, BHANGAR। मैनी अ टाइम्स दे हैव बीन रिटन एज बंगार, BANGAR। तो बंगार या भंगार प्लेन इनको बोला जाता है, विच आर आउट ऑफ द रीच ऑफ एट टूडेज रिवर। तो इन प्लेन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो सॉइल की प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है, यहां शायद फर्टिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है जो खादर प्लेन्स में है, जो बिल्कुल एडजेसेंट ऑफ द रिवर्स है। तो दिस इज हाउ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आर कैटेगराइज्ड जियोमॉर्फोलॉजिकली। अगर जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन करना हो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का तो इस तरीके से किया जाता है। फिफ्थ टाइप ऑफ प्लेन्स इन इंडिया आर दी डेल्टाइक प्लेन, डेल्टा के आसपास बने हुए प्लेन्स, डेल्टाइक प्लेन्स इनको बोला जाएगा। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज बीन कैटेगराइज्ड। क्लियर? 4 पार्ट हैं, रिवर के साथ साथ एसोसिएट किए गए हैं। एक पार्ट है भाबर प्लेन्स, जो रिवर के बिल्कुल फुटहिल्स, जो माउंटेन्स के फुटहिल्स पे है, क्योंकि यहाँ चैनल ग्रेडियंट अचानक से कम होता है तो रिवर जो बड़े बड़े बोल्डर्स को पहले, क्योंकि रिवर्स का वॉल्यूम वेलोसिटी बहुत हाई है, पेस हाई है इन दी माउंटेनियस एरिया वेयर इट कुड easily able to roll down these big boulders. Now in the foothills river is unable to roll down these boulders, that's why they have been deposited in the foothills of Himalayas or the mountains. ऐसे प्लेन्स को बोला जाएगा भाबर प्लेन्स। आफ्टर दिस भाबर प्लेन यू कुड सी कि यहाँ पे राइस के फील्ड्स बनाए हुए हैं, तराई प्लेन्स विल बी देयर विच आर फिट फॉर एग्रीकल्चर एंड नेशनल पार्क्स। उसके बाद जो है रिवर्स के बिल्कुल एडजेसेंट वाले प्लेन जहां पे हर साल रिवर का पानी पहुंचेगा उसको बोला जाएगा खादर प्लेन। इसके बाहर वाले प्लेन जो इस तरह से मैंने लाइनों से शेड किए हैं, वेयर रिवर वाटर कुड नॉट रीच नाउ बिकॉज उसका लेवल बहुत हाई है, रिवर अब नीचे जा चुकी है, तो ऐसे प्लेन्स को बोला जाएगा बंगार प्लेन्स। तो जियोमॉर्फोलॉजिकली इंडियन प्लेन्स हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स। If we will see the regional division of these plains, region के basis पे, state के basis पे, जैसे हिमालयाज का भी longitudinal या regional division देखोगे तो that is entirely different. This is how regional division of plains has been divided. कि भाई इनको पंजाब प्लेन्स बोला जाएगा, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स, लोअर गंगा जहां डेल्टा बन रहा है, लोअर गंगा प्लेन्स। और ये जो प्लेन्स है, अब इसमें देखो ऑप्शनल लेवल पे क्या लिखा जाएगा, यहां पे आप देखोगे सारी रिवर आके ऐसे गिर जाती है, ऐसे इस तरह से। क्यों? क्योंकि जब टकराव हो रहा था, जब पेनिनसुलर इंडिया वाज स्ट्राइकिंग अगेंस्ट, ये मैं पेनिनसुलर इंडिया की फिजियोग्राफी में पढ़ाऊंगा, व्हेन पेनिनसुलर इंडिया वाज कोलाइडिंग अगेंस्ट द यूरेशियन प्लेट, तो वहां पे हिमालय इस कोलिजन की वजह से बहुत सारे इंपैक्ट पड़े। और भी इंपैक्ट को बताऊंगा, एक इमीडिएट इंपैक्ट पड़ा कि पेनिनसुलर इंडिया में भी क्रैक पड़ गए, और उस क्रैक की वजह से यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन डेवलप हो गई जिसका नाम है बहुत फेमस माल्डा फॉल्ट। लिख लीजिए माल्डा फॉल्ट। और सारी रिवर्स इसी माल्डा फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब है एक लो लाइंग एरिया, सारी रिवर्स इसी फॉल्ट लाइन के अंदर गिर रही होती हैं माल्डा फॉल्ट में। इसलिए आप देखोगे गंगा सीधी जाती हुई अचानक से सुंदरबन डेल्टा की तरफ मुड़ जाती है, ब्रह्मपुत्र ऊपर से आती हुई सीधा इधर जाके गिर जाती है बिकॉज ऑफ दिस माल्डा फॉल्ट। इसी माल्डा फॉल्ट में महानदी दामोदर रिवर भी जाके गिर रही है, तो माल्डा फॉल्ट। तो अगर आप देखोगे तो अपर गंगा रीजन जो आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है ना, हरित प्रदेश जिसको बोला जाता है पॉलिटिकली, दिस इज द पूर्वांचल जहां पे लोअर गंगा प्लेन्स है, जहां पे हर साल फ्लडिंग के फिनोमिना देखने को मिलेंगे। लोअर गंगा प्लेन, उससे ज्यादा फ्लडिंग के फिनोमिना यहाँ पे आपको लोअर गंगा प्लेन्स, मिडल गंगा प्लेन्स के बाद लोअर गंगा प्लेन्स में देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो दीज रीजन्स आर नटोरियस इन फेमस फॉर देयर फ्लडिंग लाइक कंडीशंस। क्लियर? तो दिस इज हाउ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज बीन डिफाइंड जियोमॉर्फोलॉजिकली एंड रीजनली। तो आपके पेपर में देखो मैं क्यों बता रहा हूं, 5 नंबर में आ गया। लेट्स, अभी तो 20 नंबर में आया हुआ, लास्ट कल मैंने दिखाया था आपको कि 20 नंबर में आया हुआ है कि सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया पे लिखो। जब सिग्निफिकेंस पूछा 20 नंबर के लायक तो कंटेंट अपनी जेब में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, उनका फॉर्मेशन बताओगे, हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, व्हाट इज देयर रीसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस, फिर उनकी सिग्निफिकेंस लिख दो डायग्राम के साथ। तो इस तरह से डिफाइन करना बहुत आवश्यक था, जिसमें हम टेक्निकल वोकैबुलरी यूज करेंगे। अब इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में जो नीचे वाली रॉक्स है, जो जियोटेथिस जियोसिंक्लाइन के नीचे है, वो कभी आर्किन और धड़वार रॉक होगी, लेकिन अब वो 5-6 किलोमीटर नीचे दब चुकी है, क्योंकि वो फाउंडेशनल कॉम्प्लेक्स तो है ही, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स तो है ही, तो वो बहुत नीचे दब गई है टेथिस जियोसिंक्लाइन के, और उसके ऊपर इतनी मिट्टी मिलियंस ऑफ ईयर से जमा हो रही है। प्लिस्टोसीन एज में भी बहुत ज्यादा यहाँ डिपोजिशन हुआ है, राइट? तो यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड। नाउ लुकिंग एट द अनदर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की सिग्निफिकेंस क्या है इनकी, कि व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। सबसे पहली सिग्निफिकेंस क्या बोला जाएगा, दीज आर दी ग्रीनरीज ऑफ इंडिया।
ग्रेनरीज ऑफ इंडिया, यहाँ पे मैक्सिमम व्हीट, राइस, शुगर केन, हर प्रकार की क्रॉप की प्रोडक्शन है। अगर ईस्टर्न पार्ट में देख लिया जाए तो जूट प्रोडक्शन है, ठीक है, तो कॉटन की प्रोडक्शन यहां देखने को मिल रही है। तो दीज आर दी ग्रेनरीज ऑफ इंडिया। इतनी ज्यादा एग्रीकल्चरल वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल एलुवियल सॉइल पर रखी हुई है। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, सबसे पहली सिग्निफिकेंस यही है। दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है, जहां पे प्लेन्स हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप करना आसान होता है, इसलिए यहां पे डेंसिएस्ट रोड नेटवर्क एंड रेलवे नेटवर्क देखने को मिलता है। जहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मैंने जीएस में पढ़ाया हुआ है, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप है तो इससे दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि वहां पे एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट मिलेगा अगर वहां पे रोड रेलवेज है, क्योंकि और दूसरा इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिलेगा। इसलिए इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को डेवलप करना रिलेटिवली इजी है क्योंकि इनकी टपोग्राफी प्लेन्स है। क्यों इजी है? एग्रीकल्चर को कैसे, जैसे पंजाब के अंदर अगर किसान ने एग्रीकल्चर करना है और उसने कॉमर्शियल लेवल पे एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर को इनपुट के तौर पे फर्टिलाइजर चाहिए, सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, वो सारे रेलवे के थ्रू या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ही तो उस तक पहुंचेंगे। एक बार उसने प्रोडक्शन कर ली, जब उसने बेचने मंडी जाना है या किस एक्सपोर्ट करना है, नेशनल लेवल मार्केट पे लेके जाना है, उसके लिए भी उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वेल डेवलप चाहिए। तो मींस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस डेवलप हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, एंड दीज फैसिलिटीज आर वेरी वेरी इजी टू फैसिलिटेट in the plains areas where topography is plain. So that's why these great plains of India are very very conducive for the generation of industries and agriculture at the commercial scale. तो यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की एक अलग ही जो है हम देखते हैं कि ये हमें एक डिफरेंट लेवल पे इकोनॉमिक सपोर्ट दे सकते हैं। इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की एक और खास बात है, इनको मैं कई बार बोलता हूं, एक शब्द आप लोगों ने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? यही वो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है जिनको अगर आप देखोगे, क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब, जैसे मैं एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करता हूं, दीज ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आर नोन फॉर देयर एग्रीकल्चरल आउटपुट। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं कि अर्बन सिविलाइजेशन था, बट इट हैज बीन सपोर्टेड बाय द सरप्लस एग्रीकल्चर। अगर आप वैदिक सिविलाइजेशन देखोगे, उसके बाद मॉडर्न सिविलाइजेशन देखोगे, जहां जहां पर भी शहरीकरण है, उन शहरों को सपोर्ट करने के लिए आपको रूरल एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर सरप्लस चाहिए ताकि शहर में रहने वाली पॉपुलेशन को सपोर्ट किया जा सके। तो एग्रीकल्चर इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में सरप्लस रहा। एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो टैक्सेशन अच्छा होगा, टैक्सेशन अच्छा होगा तो स्टेट किंग पावरफुल बनेगा, किंग पावरफुल बनेगा तो उसकी आर्मी बड़ी होगी। तो दीज ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आर दी लार्जेस्ट एम्पायर मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड। यहीं पे मौर्यंस, मगध एम्पायर, बाकी सीरीज ऑफ एम्पायर यहीं पे डेवलप हुए। तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जहां पे किंग एम्पायर डेवलप होगा वहां पे फिलॉसफी, साइंस जन्म लेगी, जहां पे ये सारी चीजें जन्म लेंगी वहां पे सिविलाइजेशन जन्म लेगा। इसलिए मैक्सिमम लिटरेचर हैज बीन रिटन, चाहे वो ऋग्वेदा है, पुराणास है, शास्त्र हैं, सब कुछ, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी आप देखोगे इन्हीं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में डेवलप हुए। या साउथ इंडिया में जो भी डेवलप हुए वो भी रिवर वैलीज के अराउंड हुए, पल्लवास एंड चोला एम्पायर के अराउंड हुए। तो मींस रिवर वैलीज आर दी साइट्स जहां पे सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट की जाती है। तो दीज ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, सिंस दीज आर दी वैलीज ऑफ गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, आर नोन फॉर देयर कल्चरल सिग्निफिकेंस, कल्चरल कंट्रीब्यूशन। और यहीं पे ही इंडिया के सारे धर्मों ने, चाहे वो सिखिज्म है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सब ने यहीं पे जन्म लिया। तो दीज प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आर नोन एज क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और these great plains of India have been known for the empire building era of Indian civilization. क्लियर? तो इस तरह से इनकी हम सिग्निफिकेंसेस को पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को आपने देखा हाउ दे हैव बीन फॉर्म, सेकेंडली व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। चलो मूविंग अहेड विद द अनदर पार्ट, दैट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू में, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू के लिए मैंने पहले भी, कल भी आपको रॉक सिस्टम में भी बताया है कि ये एक बार में बना हुआ प्लेट्यू सिस्टम नहीं है, ये अलग अलग खंडों में, अलग अलग समय काल में बना हुआ है, अलग अलग प्रकार की रॉक से बना हुआ है। जब पेनिनसुलर प्लेट्यू को बोला जाता है तो प्लेट्यू एक्स हम लोग नाम देते हैं कि इट इज अ सीरीज ऑफ प्लेट्यू, राइट। अब इसी के अंदर पेनिनसुलर प्लेट्यू में एक एक फीचर को देखते हैं। हमने इसी के अंदर अरावलीज को समझना है, यहाँ पे मालवा प्लेट्यू है, यहाँ पे बुंदेलखंड है, यहाँ पे बघेलखंड है, फिर यहाँ पे आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, फिर यहाँ पे आपका उड़ीसा आ जाता है, यहाँ पे बस्तार प्लेट्यू है, यहाँ अमरकंटक रेंज है, यहाँ पे आपका बैतुल प्लेट्यू है,
फिर यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं। तो इतने सारे सीरीज ऑफ सिस्टम यहाँ पे डेवलप्ड हैं, इसीलिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और सब अलग अलग टाइम फ्रेम में बने हुए इवेंट है, राइट। अब इसी के अंदर अगर हम देखें, लेट मी सी, ये लाल रंग से ही दिख रहा है, चलो। तो अगर आप देखोगे तो अरावलीज रेंज को देखा जाए तो इनके मैंने कल भी डिस्कस किया था। अरावलीज रेंज हमें पता है कि बहुत पहले की बनी हुई रेंजेस है, प्री कैम्ब्रियन टाइम फ्रेम की है। नाउ दे हैव बीन डेन्यूडेड, बिल्कुल जो है जमीन तक ये पहुंच गई है। अरावलीज हैं, फोल्ड माउंटेन है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक देखने को भी मिलते हैं। यहाँ पे क्योंकि धरवार सिस्टम मिलता है, कल भी मैंने बताया था, तो यहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट हैं। यहाँ मार्बल जो है मकराना का मार्बल है जिससे ताजमहल बनाए। यहाँ खेतरी की माइंस है जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर की एक्सट्रैक्शन थी। सब कुछ राजस्थान में है। तो राजस्थान में ये जो अरावलीज हैं विच आर दी पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जो है अरावलीज धरवाड़ सिस्टम आर्कियन सिस्टम का पार्ट है। दीज आर रिच इन मिनरल्स। सिमिलरली दी मालवा प्लेट्यू जो कि जंक्शन पे है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में, थोड़ा सा प्लेट्यूक रीजन है। यहीं पे ही आप देखोगे ट्राइब्स हैं, जो भील ट्राइब है इसी मालवा प्लेट्यू के साथ एसोसिएटेड है। अगर आप महाभारत में देखोगे तो इसका जिक्र, एकलव्य का जिक्र जो है इसी रीजन के आसपास का जिक्र है। तो दीज आर दी एरियाज जो कि बहुत पुराने टाइम से डेवलप्ड एरियाज हैं। क्लियर। आप देखोगे डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू कल भी मैंने डिस्कस किया था जब बना था। तो डेक्कन प्लेट्यू गुजरात के काठियावाड़ से स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में है। मेजॉरिटी इट इज द पार्ट ऑफ मध्य महाराष्ट्र, और वेस्टर्न घाट का ये वाला हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू का ही एक पार्ट है, राइट। नीचे वाला हिस्सा वेस्टर्न घाट का इट इज द पार्ट ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम, जिसको मैंने चार नॉकाइट्स की एक रॉक आपको बताई थी जो कि नीले रंग की होती है, इसीलिए नीलगिरी यहाँ का नाम रखा गया। इसी डेक्कन प्लेट्यू के सदर्न इंडिया में आप देखोगे देयर आर सीरीज ऑफ ईस्टर्न घाट्स जो टूटे हुए हिल्स हैं, डेन्यूडेड हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं। पालनी हिल्स है, शेवरॉय हिल्स है, जावेडी हिल्स है, नगारी हिल्स है, पालकोंडा रेंज, नालकोंडा रेंज, नल्ला मल्ला हिल्स, महेंद्रगिरी ऑफ उड़ीसा। तो ये जो सारी सीरीज ऑफ हिल्स है, बट दे आर डेन्यूडेड एंड डिसकंटिन्यूअस बिकॉज दीज आर एज ओल्ड एज अरावलीज, बहुत पुराने हिल्स है, राइट। तो आप अगर इन सारे प्लेट्यूज को देखोगे तो हर किसी की अपनी खासियत है। जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू विच हैज द ट्रेसेस ऑफ आर्कियन धरवाड़ कुडप्पा रॉक, अलग अलग रॉक सिस्टम के ट्रेसेस हैं यहाँ पे, राइट। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम में बना हुआ प्लेट्यू है। इतने सारे इसके अंदर रिसोर्सेज हैं, रिच रिसोर्सेज हैं। अगर आप छोटा नागपुर प्लेट्यू को भी देखोगे तो इसके अंदर अपने आप में 3 प्लेट्यू हैं। दी northern part is known as Ranchi Plateau, the center part is known as Chota Nagpur Plateau, the lowermost part is known as Hazaribagh Plateau। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू हम जनरल बोल देते हैं। झारखंड में भी 3 प्लेट्यू है। इन्हीं के साइड पे उड़ीसा के अंदर गरजहाट हिल्स हैं, राउरकेला, सांभरपुर, ये सारे जो एरियाज है, केओंझर, जो रिच मिनरल रिच रीजन है। तो ये रॉक टाइप से पेनिनसुलर इंडिया को अप्रोच कैसे करना है, जो कल वाला पार्ट मैंने बताया, जितना रॉक टाइप आपको क्लियर होगा उतना पेनिनसुलर प्लेट्यू क्लियर होगा। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्लेट्यू पठारी है, एक सर्टेन हाइट है, इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हैं क्योंकि प्लेट्यू एक रीजन है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हैं, एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हैं। तो ट्राइब्स के वॉल्यूम वाइज भी सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट नंबर ऑफ ट्राइब्स आर इन मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इज भील ट्राइब्स जो कि मालवा और अरावली हिल्स के पास में रहते हैं। तो इस तरह से आप चीजों को कोरिलेट करते हुए पढ़िए। तो आपने ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी के डायमेंशंस को कोरिलेट करते हुए पढ़ना है। आपके नोट्स के अंदर भी बहुत अच्छे ये प्लेट्यूज के ऊपर नोट्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ में आपकी आरसी तिवारी की बुक में ब्रिलियंटली लिखा हुआ है प्लेट्यूज के ऊपर। मैंने पहले भी बताया था, अपने हाथ से अपने बनाए हुए नोट, जहां आप मेरे और आरसी तिवारी के नोट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए अपने नोट्स बनाओगे, और नोट्स बनाने में क्योंकि टाइम लगेगा तभी जाके आपको चीजें अंदर तक इंटरनलाइज हो पाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। आपके मेंस के अंदर भी आएंगे, जीएस में, और ऑप्शनल लेवल पे भी यहां से सवाल आएंगे। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कवर दी प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू है, सीरीज ऑफ प्लेट्यू, इसमें बहुत, अब देखोगे जितना भी डेक्कन प्लेट्यू, जैसे आपकी अजंता और अलोरा की केव्स नॉर्थ में नहीं बनी, साउथ में बनी। क्यों? क्योंकि साउथ में ही इस तरह का रॉक है जिसको कार्व आउट किया जा सकता था। हार्ड रॉक है, डेक्कन प्लेट्यू का रॉक है, इग्नियस है। अब इसी से सॉइल सिस्टम समझो, डेक्कन प्लेट्यू से सॉइल सिस्टम भी इसी के साथ को रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा मैं। जैसे अभी हमने ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया पढ़ा, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की जो सॉइल है एलुवियल सॉइल। अगर आप यूएस
क्लासिफिकेशन आरसी तिवारी को पढ़ना, और जो नोट्स मैंने दिए यूएस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो उसको बोला जाता है इंसेप्टिसोल। इंसेप्ट अभी बनी हुई सॉइल है जिसके होराइजन बहुत क्लियर नहीं है, न्यूली फॉर्म्ड सॉइल, तो इंसेप्टिसोल है क्योंकि सबसे लास्ट में बनी है हिंदुस्तान में। कई जगह पे इसी को एंटी सोल भी बोला जाता है। अगर एलुवियल सॉइल को देखा जाएगा तो हिंदुस्तान में 43.5% ऑफ द सॉइल इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल का हिंदी में अनुवाद होता है जलोट मिट्टी। तो जल से बनी हुई नॉर्थ इंडियन, ग्रेट इंडियन प्लेन्स की मिट्टी, जो आपके कोस्टल प्लेन्स है, उनकी बनाई हुई मिट्टी को एलुवियल सॉइल बोला जाता है। एंटी या इंसेप्टी सोल इसको बोला जाता है। दोनों की परसेंटेज मिला दी जाए तो 60% हिंदुस्तान में इंसेप्टी और एंटी सोल ही है। इस तरह के शब्दावली में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शनल लेवल पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 को कोरिलेट करते हुए पढ़ना पड़ेगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ये जो फाइंडिंग्स है ये बेस्ड है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, NBSS, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूटिलाइजेशन के ऊपर ये बेस्ड है, राइट। तो उन्होंने ये सॉइल को क्लासिफाई किया है। फिर हमारी थर्ड प्रकार की सॉइल कौन सी है? डेक्कन प्लेटू वाली सॉइल, जिसको बोला जाता है वर्टिसोल, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल को क्यों है ये ब्लैक सॉइल? पहली बात क्योंकि ये डेक्कन प्लेटू के ऊपर बनी है जहां पे एक मिनरल मिलता है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, ये काले रंग का होता है, इसीलिए ये सॉइल की प्रॉपर्टी ब्लैक है। तो सॉइल इज डिराइविंग, जैसे मैंने आपको पेपर 1 में पढ़ाया था, सॉइल अपनी प्रॉपर्टी, अपना कलर, अपना टेक्सचर पेरेंट मटेरियल से डिराइव करती है। तो ब्लैक सॉइल इसलिए ये है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट से। ये क्लेई सॉइल है क्योंकि बसाल्ट हमेशा क्ले ही सॉइल बनाएगा। तो यहाँ पे ये डेक्कन प्लेटू इज बसाल्टिक इन कैरेक्टर। सेडिमेंट्री जो माउंटेन्स हैं, हिमालयज आर द सेडिमेंट्री माउंटेन, देयर एलुवियल सॉइल हैज बीन फॉर्म्ड ऑफ लोमी कैरेक्टर। लोमी मीन जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का तकरीबन ठीक मिश्रण हो। लेकिन जो डेक्कन प्लेटू के ऊपर बनी हुई सॉइल है दैट इज क्लेई सॉइल, क्योंकि वो बसाल्ट से बनी है। बसाल्ट फाइन ग्रेन्ड होता है, इसलिए अगर वो टूटेगा तो बहुत बारीक कण में टूटेगा और वो क्लेई सॉइल बनाएगा। एंड दिस काइंड ऑफ सॉइल इज वेरी वेरी फिट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अगर आप डेक्कन प्लेटू के एरिया को देखोगे तो डेक्कन प्लेटू में रेनफॉल बहुत कम है। डेक्कन प्लेटू में रेनफॉल इज 50 to 75 सेंटीमीटर, बहुत कम है, सेमी एरिड एरिया है। और ऐसी जगह पे आप कॉटन जैसी खतरनाक क्रॉप उगा रहे हो जो वाटर डिमांडिंग क्रॉप है। दीज आर द ड्राईलैंड एरिया ऑफ इंडिया। इसलिए फार्मर सुसाइड इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द कॉटन फार्मिंग एंड द डेक्कन प्लेटू। महाराष्ट्र का किसान खुदकुशी कर रहा है क्योंकि वो ऐसी क्रॉप लगा रहा है जो वाटर इंटेंसिव है। जब एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे मैं वहां पर भी ये चीज बताऊंगा कि वी आर नॉट फॉलोइंग द एग्रो क्लाइमेटिक पैटर्न इन एग्रीकल्चर। क्लियर है बात? तो इस तरह से आपने इसको कवर करना है। इसके अलावा साउथ इंडिया में मैंने बोला था 2/3 ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज कवर्ड विद द आर्कियन रॉक। इसलिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो सॉइल है दैट इज द एलुवियल सॉइल 43.5%। सेकंड नंबर ऑफ सॉइल विच इज फाउंड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स कवरेज इज द रेड सॉइल 18.5% है। रेड एंड येलो सॉइल बोला जाता है विच इज ऑफ द आर्कियन एंड धरवाड़ ओरिजिन। तो बाकी के साउथ इंडिया में रेड सॉइल देखने को मिल रही है विच इज हैविंग 90% ऑफ द फेरिक ऑक्साइड, लाल रंग का फेरिक ऑक्साइड है, बहुत लास्ट स्टेज में जाके पहुंच गई है। इसलिए इनको कई जगह क्या बोला जाता है? अल्फी सोल बोला जाता है कि इसमें जो है एल्यूमिनियम और फेरस देखने को मिल रहा है क्योंकि इस लेवल पे ऑक्सीडेशन हो गया है। कहीं कहीं पे इसको अल्टीसोल भी बोला जाता है। अल्टीसोल इज अदरवाइज नेम विच हैज बीन गिवन टू रेड सॉइल एंड द लेटराइट सॉइल। साउथ इंडिया में लेटराइट सॉइल भी है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जहां पे गर्मी और बारिश ज्यादा है, लीचिंग एक्शन ज्यादा है, वहां पे नीचे कण कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स नीचे मूव कर जाते हैं जिससे लेटराइट सॉइल फॉर्म होती है। इसलिए इंडिया के अंदर लेटराइट सॉइल भी साउथ इंडिया में मिल रही है। इंडियन नेम इज लेटराइट सॉइल। इन यूएस क्लासिफिकेशन इट हैज बीन नेम्ड एज द अल्टीसोल, राइट। तो अल्टीसोल भी हमें साउथ इंडिया में देखने को मिल रही है। माउंटेनियस सॉइल इंडिया की सॉइल का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दीज आर दी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल में दो सॉइल और मिल रही है, सैलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल कहां पे मिल रही है? जहां सैलिनिटी ज्यादा है। राजस्थान मैंने कई बार बताया है कि राजस्थान इज द रीजन जो बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में रहा। इसलिए राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज आपको पेट्रोलियम मिलता है, जैसे आपको आसाम में पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम मिलने का मतलब है कि बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स तक राजस्थान पानी के नीचे रहा था। जब राजस्थान पानी के नीचे रहा था तो वहीं पे ही सॉल्ट एक्शन भी होता है और राजस्थान की मिट्टी में नमक बहुत ज्यादा है। इसलिए जब भी हमने वहां इरिगेशन देने की कोशिश करी, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के अराउंड अगर आप देखोगे उस सारे ही रीजन में सॉल्ट बहुत हाई है,
टॉप सॉइल के अंदर। वो क्यों आया? बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर, द सॉल्ट हैज कम आउट ओवर द ऑन द टॉप सॉइल, और यहाँ पे सॉइल हैज बिकम सैलाइन। अगर आप मार्बर्ट की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जाओगे तो दीज आर दी ए जोनल सॉइल, हेलोमॉर्फिक है। अगर आप बंगाल प्लेन्स ऑफ इंडिया को देखोगे, जो अभी हमने पढ़े थे बंगाल प्लेन्स ऑफ इंडिया में, दीज बंगाल्स ऑफ प्लेन्स आर हैविंग द रेनफॉल ऑफ अराउंड 75 टू 100 सेंटीमीटर। ड्राई है, बारिशें केवल बरसात में है, 9 से 10 महीने का ड्राई स्पेल है, जिसकी वजह से नीचे, क्योंकि हिमालय से कैल्शियम, हिमालय के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है, वही कैल्शियम आपके सॉइल के अंदर आ जाता है। सॉइल में कैल्शियम आ जाता है तो जब भी इवापोरेशन होगी तो नीचे से कंकड़ या कैल्शियम के नड्यूल्स ऊपर की तरफ को आ जाएंगे, एंड टॉप सॉइल विल बी रिच इन कैल्शियम और एल्केलाइन हो जाएगी सॉइल, और इसी सॉइल को क्या बोला जाएगा कि एल्केलाइन सॉइल बन गई है, राइट। तो इस तरह से मार्बर्ट की क्लासिफिकेशन के कैल्सीमॉर्फिक सॉइल बन चुकी है। तो ऐसे अलग अलग नाम है। तराई प्लेन्स में जहां पे सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, पीट ज्यादा है, ऐसी सॉइल को नाम क्या दिया जाएगा? हिस्टोसोल्स, हिस्टोसोल्स बोला जाएगा तराई सॉइल्स को। तो इस तरह से अलग अलग इंडिया की सॉइल्स के नाम यूएस क्लासिफिकेशन, मार्बर्ट क्लासिफिकेशन और इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग लिखिए, और इसको ओरिजिनेशन से ट्रेस कीजिए कि कैसे बनी है, क्या इनके पीछे रॉक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहा है। इसीलिए आपका ज्योग्राफी का आंसर एनरिच होगा। इसके अंदर आपने ज्योग्राफिकल वोकैब, टाइम फ्रेम, जियोलॉजिकल स्केल डाल दिया, जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम डाल दिया, इसी में आपने रॉक टाइप डाल दिया, और इसी में पेपर 1 में आपने यूएस एंड मार्बर्ट क्लासिफिकेशन के साथ लिंक किया है, तब जाके आपको जबरदस्त मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है बात? तो इस तरह से आपने सॉइल्स को भी फिजियोग्राफी के साथ ही कोरिलेट करते हुए पढ़ना है। क्लियर है बात? देखिए, ये रहे हमारे फिजिकल फीचर ऑफ साउथ इंडिया पेनिनसुलर प्लेटें। अगर विंध्याचल एंड सतपुड़ा, कल भी मैंने बताया था, विंध्याचल माउंटेन जिस टाइम पे फ्रेम हुए हैं, पुराना रॉक सिस्टम के टाइम पे बने हुए हैं, लाइफ एजोइक थ्री, और उस टाइम पे अभी प्री कैम्ब्रियन एरा ही धरती के ऊपर चल रहा है। प्रोटोजोइक उस टाइम पे एरा है। प्रोटोजोइक एरा मींस लाइफ इज इन दी वेरी वेरी बेसिक फॉर्म, और ये फोल्ड माउंटेन ऑफ विंध्याचल आ गए हैं। नाउ दे हैव बीन डेन्यूडेड, और यही विंध्याचल के अगर आप देखोगे जो सीरीज ऑफ प्लेट्यूज अभी हमने पढ़े, भांडेर प्लेट्यू, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये सब विंध्याचल के ऊपर ही जाके बने हुए हैं। तो इनकी हाइट बहुत कम है, इनसे बेटर हाइट सतपुड़ा की है, जो विंध्याचल के साथ बाद में बने हुए हैं, जहां पे सदर्न पार्ट रिफ्ट वैली ऑफ विंध्याचल एंड सतपुड़ा में ही नर्मदा रिवर है, और उसी के साइड साउथ में सतपुड़ा माउंटेन सिस्टम डेवलप हो रखा है, राइट। तो सतपुड़ा इज ऑन दी ऑलमोस्ट ऑन दी बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो जैसे अगर आपने हिंदी में बहुत पहले पढ़ी हो बचपन में कविता, सतपुड़ा के घने जंगल, बिकॉज दीज आर द डेंस फॉरेस्ट, और इंडियन सिविलाइजेशन में अगर इनका रोल देखा जाए तो बिकॉज ऑफ दीज डेंस फॉरेस्ट, विंध्याचल एंड सतपुड़ा के फॉरेस्ट को पुराने समय में क्रॉस नहीं किया जा सकता था, बिकॉज उस समय की टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको क्रॉस करना कठिन था। इसलिए साउथ इंडिया में द्रविडियन कल्चर फ्लरिश हुआ, नॉर्थ इंडिया में नदर्न कल्चर फ्लरिश हुआ, और दोनों का कल्चर बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिकॉज दे हैव एक्टेड एज अ फिजिकल डिवाइड। दीज माउंटेन्स ऑफ दीज फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ सतपुड़ा एंड विंध्याचल हैज एक्टेड एज द physical and the cultural divide between the north and south India, giving them a distinct character, right? तो इस तरह से आपने फिजियोग्राफी को कवर करना है। See, this is the छोटा नागपुर plateau which I was discussing. This is the मेघालय plateau which is the remnant of Archean and the धरवाड़ rock system. तो आपने रॉक सिस्टम, मैं रॉक सिस्टम बार बार यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, जिसकी ग्रिप रॉक सिस्टम पे होगी उसी को फिजिकल ज्योग्राफी में मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि रॉक सिस्टम गिव यू द राइट वोकेबलरी जो कि रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन के अंदर, विच विल मेक योर आंसर टू द लेवल ऑफ ऑप्शनल। इसलिए ऑप्शनल में स्कोर नहीं आता क्योंकि पीपल आर राइटिंग द आंसर ऑफ जीएस लेवल, राइट। तो दीज आर द फिजिकल एस्पेक्ट। इस तरह से आपने जो है सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, इस तरह से आपने इसको बनाना है, राइट। तो डायग्राम इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले करेंगे। तो दीज आर दी प्लेट्यूज, आई गेस दीज प्लेट्यूज आर वेरी मच क्लियर टू यू, क्योंकि आपने जीएस के अंदर भी ये पढ़े हैं। बस आपको अब ऑप्शनल लेवल पे इनकी अप्रोच, आई एम जस्ट गिविंग यू दी राइट अप्रोच फॉर दीज एरियाज, कि इनको अप्रोच भी कैसे करना है हम लोगों ने, राइट। ये आपकी देखिए जो एटलस मैंने आप लोगों को सजेस्ट करी है, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस, उसी का ये डायग्राम मैंने निकाल के लाया हूँ, राइट। तो दीज आर दी विंध्याचल एंड सतपुड़ा माउंटेन्स, बिटवीन देम द रिवर महानदी इज फ्लोइंग, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम में भी हमने काफी डिटेल में इसको कवर किया था जीएस के अंदर।
तो आपने इनका रॉक सिस्टम, इनकी लोकेशन, ये सब कुछ अच्छे से जो है लिखना है। ये कल भी हमने डायग्राम देखा था डेक्कन प्लेट्यू का। तो मालवा प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। दिस काठियावाड़ के अंदर, काठियावाड़ पेनिनसुला इज हैविंग द रेमिनेंट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। और ये महाराष्ट्र का मेजॉरिटी जो रीजन है, जैसे लातूर, अब आपकी गर्मी आ रही है, ये जो सारे एरियाज हैं जहाँ पे इस टाइम पे अब जो है सूखा पड़ेगा। और जो आपकी हिंदू अखबार में, ट्रिब्यून अखबार में सबसे पहली फोटो आएगी कि जमीन में क्रैक पड़े हैं, डेट इज दी क्लेई सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। यही लातूर, लोनार, इन सारी जगह पे ये सब ड्राईलैंड एरियाज हैं विच आर दी रेन शेडो एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट। और यहीं पे भी सूखा पड़ता है, ये मैसूर प्लेट्यू के रेन शेडो वाले एरिया में भी, राइट, कर्नाटका के अंदर। तो ये सारे सेमी एरिड रीजन है। क्लियर। ये देखिए गोदावरी की रिफ्ट वैली, महानदी की रिफ्ट वैली, जहां पे कोल फॉर्मेशन, प्लेस्टोसीन के टाइम पे यहीं पे ही सारा कोल डिपॉजिट, सॉरी गोंडवाना के टाइम पे यहीं पे ही सारा कोल डिपॉजिट हो गया था। तो यहाँ पे देखोगे, इसलिए दीज रीजन्स आर दी रीजन ऑफ कोल। नर्मदा, चाहे नर्मदा की रिफ्ट वैली हो, चाहे गोदावरी की है, महानदी की है, दामोदर की रिफ्ट वैली है, यहाँ सारी जगह पे ही हमें कोल देखने को मिलता है। क्लियर। तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू अप्रोच इट। तो नीलगिरी में देखेंगे, नीलगिरी एक्ट एज अ नॉट बिटवीन दी वेस्टर्न एंड दी ईस्टर्न घाट। यहाँ पे दोनों माउंटेन सिस्टम मीट करेंगे। उसके बाद साउथ में अन्नामलाई हिल्स, जिसके हाईएस्ट पीक इज अनायमुडी। और उसके साउथ में अगर आप चले जाओगे, कार्डमम हिल्स, इलायची के नाम पे रखा गया बिकॉज केरला इज द स्टेट विच इज नोन फॉर इट्स स्पाइसेस। तो यहाँ पे सारा हमने एग्रीकल्चर में, जीएस के अंदर भी ये काफी डिटेल में कवर किया हुआ। क्लियर। तो दिस इज हाउ वी वर सपोज टू अप्रोच दी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। तो अब अप्रोच वाइज क्या है कि कोई भी चीज, अब ऐसे ही आप कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन्स मैंने जीएस में भी पढ़ा है कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया है। अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देखोगे तो वो गुजरात से शुरू हो जाएंगे, दे आर ब्रॉडर इन गुजरात, बट व्हेन वी कम डाउन टू द कोंकण एंड द महाराष्ट्र पार्ट, वो नैरो हो जाएंगे। और साउथ में जाते जाते फिर केरला की साइड पे थोड़ी सी इनकी विड्थ बढ़ेगी। द विड्थ ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज रिलेटिवली वाइडर बिकॉज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एमर्जिंग कोस्टल प्लेन्स, इसलिए वहां पे नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स नहीं होते। जो डेक्कन प्लेट्यू है वहां पे वेस्टर्न घाट की हाइट अचानक से क्यों बनी? क्योंकि वेस्टर्न घाट जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है वो समुद्र, बे ऑफ अरेबियन सी के अंदर सबमर्ज हो रहा है, वो इस तरह से गिर रहा है। जब कोई चीज ऐसे झुकेगी तो दूसरा वाला पार्ट ऊपर की तरफ को उठ जाएगा और ये आपका फिर जो है वेस्टर्न घाट बनेगा और ये वाला पार्ट अरेबियन सी के नीचे चला गया। तो अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पहले इस तरह से थे तो अब ऐसे टिल्ट हो गए हैं। दिस इज द पार्ट विच हैज बीन सबमर्ज्ड अंडर द अरेबियन सी एंड दिस इज द अपलैंडेड पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो इस तरह से वेस्टर्न घाट, इसलिए इनकी ऊंचाई ज्यादा है क्योंकि दे आर सबमर्जिंग, तो सबमर्जेंस की वजह से इनकी एक ऊंचाई मिल गई है। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इसलिए उनकी विड्थ भी कम है, ज्यादातर वो पानी के अंदर जा चुके हैं। क्लियर। तो हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के ओरिजिनेशन पे बात करनी है, उनके प्रेजेंट कैरेक्टर की बात करनी है और उनकी सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करनी है, जो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर्ड है। क्लियर। तो इस तरह से आपने, मैंने अप्रोच वाइज बताना था ऐसा, अदरवाइज जो है इसमें जो न्यू पार्ट था वो था स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, क्योंकि स्ट्रक्चर से आपको समझ आता कि कैसे हमने रॉक्स को और अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम को रिलेट करना है कंटेम्परेरी सिनेरियो के साथ। क्लियर। तो यहां पे आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग विद द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसमें प्राइमरीली आई विल बी डीलिंग विद द मॉनसून ऑफ इंडिया, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हिंदुस्तान का। तो उस पर ज्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि पहले भी उसमें सवाल आ चुके हैं, पास्ट में भी आ चुके हैं, फ्यूचर में भी, क्योंकि काफी टाइम हो गया उस सवाल को आए हुए। अब दोबारा से मॉनसून वाला सवाल रिपीट हो सकता है, हम एक लेवल उसमें जीएस से ऊपर लेके जाएंगे। अब क्लियर है बात? चलो, हियर आई एम डन विद द लेक्चर। मैं आशा करता हूं कि आप जो है मेरे दिए हुए नोट्स को और आपकी आरसी तिवारी को जरूर पढ़ेंगे और उससे अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इंडियन ज्योग्राफी में स्कोर करने की बहुत ज्यादा संभावना है और जल्दी स्कोर हो जाता है क्योंकि सिलेबस बहुत सीमित है। राइट। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंडियन ज्योग्राफी इज द राइट थिंग, जहां पे इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा नंबर मिलते हैं। क्लियर। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।